लकड़ी का रावण मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध प्रतीकात्मक बिंबधर्मी कविता है, जिसमें वे साम्राज्यवादी शोषक और आम जनजीवन के बीच के संबंधों को टटोलते हुए उसके प्रभाव को विदित करते हैं। वस्तुतः एक पौराणिक प्रतीक है रावण, और वो भी लकड़ी से बना हुआ। हर वर्ष दशहरे विजयदशमी के अवसर पर हम लकड़ी के बने हुए रावण का दहन करते हैं, लेकिन मुक्तिबोध प्रेरित भी ऐसा ही कह रहे हैं कि वास्तव में रावण जैसा बड़ा अपने आप को शक्तिशाली वैसा मानता था, वो वास्तव में खोखला था। लकड़ी का बना हुआ आशय है कि उसमें कोई मजबूती नहीं थी। वो थोड़ी सी आग की चिंगारी देते ही जल सकता था। आग ने ही जलाया उसे, चाहे लंका दहन हो या नाभि में राम के अग्निबाण से हो। उसका खोखलापन बाहरी दिखावे को द्वंद्व के माध्यम से उखाड़ता है। बाहर उसका दम्भ और दिखावा, सोना चांदी, सारी गर्वोक्तियाँ और सब लोगों को दबा करके रखना, लेकिन भीतर भीतर उसका खाली खोखलापन। लकड़ी का पुतला रावण एवं उसका भीड़ द्वारा हर बार दहन किया जाना लोक परंपरा का वर्गीय चेतना के रूप में प्रतीकात्मक प्रयोग है। ये एक लोकतांत्रिक प्रयोग भी है। साम्राज्यवादी सूचक दंभ की हास्यास्पद परिणति का चित्रण करते हुए इस कविता में मुक्तिबोध जनसंपर्क से पूर्णतः कटे हुए रावण का चित्रण करते हैं, जो कि एक सामाजिक अहंकार का यथार्थ रक्तपाई वर्ग का शीर्षस्थ एक पुतला है रावण। वह आत्म प्रवंचना के कवच और अहम के मनन की दंभपूर्ण शांति का प्रतीक है, संस्थापक है। वास्तव में वे समाज व्यवस्था के पिरामिड के सबसे नोक पर, ऊंचाई पर बैठा हुआ है, जिसके शोषण से पोषित होता है। पर जब जनाधार जनजीवन को आंदोलित होकर हिलता है, तो सर्वाधिक भयभीत भी यही रावण ही होता है। इतनी ऊंचाई से उसका गिरना, जलना, नष्ट होना उसे अपनी सुविधा जीविता से अलग होने प्रतीत होता है, और वह दुखद और पीड़ादायी लगता है, भयावह लगता है, डरता है। वो उसकी कल्पना मात्र से कांपने लगता है, थरथराने लगता है, उसका अहम क्षत विक्षत होने लगता है। ये जन आंदोलन के लहरीले असंयम को वह गैर कानूनी जन आंदोलन घोषित करके लांछित करता है, गालियां देता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दबा नहीं पाता। अंततः प्रभाव उसी पर होता है। ये सत्ता के शिखर पर बैठे हुए पूंजीवादी प्रतीक हेनरी फोर्ड के शब्दों में कभी उन्होंने कहा था, एक सिंबलाइज प्रतीकात्मक रूप में, कि मनुष्य मेरे लिए एक प्रशिक्षित बंदर से ज़्यादा महत्व नहीं रखता। मुक्तिबोध ने इसी पूंजीवादी साम्राज्यवादी शोषक अहंकार को बाहर से और जनांदोलन के उठते हुए ज्वार के तनाव से, उसके भीतर के अनुभव के आधार पर इस कविता में चित्रित किया है। यह अहंकार जो अपने कागजी आकार का बोध कर रहा है, वह अत्यंत संहारक शक्ति से लैस दिखाई पड़ता है। अणुबम वृक्ष के पात्र जैसे रावण में भी हैं, इसी प्रकार जैसे हम पुतले में कई पटाखे और कई बम लगा देते हैं, इस समाज व्यवस्था का जो प्रतीक स्वरूप रावण है, शोषक है, वो भी ऐसे दिखावे बहुत करता है। तलवारें चमचमाती, बंदूकें गड़गड़ाती हुई, तोपों की सलामी लगती हुई हमने बहुत देखे हैं, या फिर बड़ी बड़ी सेनाएं, उनके हथियार, शस्त्र, इसी प्रकार की शक्तियां उसके पास मौजूद हैं। पर अंततोगत्वा वह खुद ही उनसे खत्म होते हैं। ज़्यादातर हमने तानाशाहों, साम्राज्यवादियों को देखा है कि जीवन भर विश्व में वह इसी से दहशत फैलाता है, अपना प्रभाव और साम्राज्य फैलाता है, पर ऐतिहासिक विकास क्रम से उसे स्वयं को खोखला, अकेला कर देता है, और अंत में वह स्वयं ही भयाक्रांत होकर जलता है। लकड़ी का बना रावण कविता का रचनाकाल 1952 से 1963 तक है। यह नागपुर और राजनांदगांव में लिखी गई। वास्तव में लकड़ी का रावण वस्तु जगत एवं मनुष्य के संबंधों का चित्रण है, बाह्य और आंतरिक अनुभवों का कथन है। इसमें वर्ग चेतना के संसार का सृजन हुआ है। नामवर सिंह इस कविता के बारे में कहते हैं कि परस्पर विरोधी भावों, चित्रों का धूपछाई मेल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कभी श्रेष्ठ कविता के लिए कहा था कि उसमें विरोधी भावों का सामंजस्य होता है, किंतु मुक्तिबोध के यहाँ पर जहाँ देखो, सर्वत्र देखो, वहाँ पर
ये विरोधी भावों का सामंजस्य या मेल नहीं है, उसकी तुलना में संघर्ष कहीं अधिक है जो उनकी कविता को बड़ा बनाता है। लकड़ी का रावण में एक चरम अकेलेपन की व्यंजना अधिक मुखर हुई है। मुक्तिबोध रचनावली में इस कविता का शीर्षक लकड़ी का रावण है, लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का पहला काव्य संग्रह है, उसमें उसका शीर्षक लकड़ी का बना हुआ रावण है। अब हम लकड़ी के रावण कविता के बारे में कुछ पढ़ते हैं। उसमें जो अंश दिए हुए हैं वो विभिन्न बिंबों को उभारते हैं प्रारंभ से लेकर अंत तक। उसके मूल रावण के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को जरूर अपने साथ में रखते हैं। एक मिथकीय रेखा स्केच तो है, लेकिन उसके भीतर का सारा रंग रूप और वो इतना आधुनिक है, आधुनिक समझ का है, मुक्तिबोध की अपनी समझ का है। प्रारंभिक अंश कुछ देखें तो दिखता त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, अनाम अरूप अनाकार, असीम एक कोहरा भस्मीला अंधकार, फैला है कटे फटे कटे पिटे पहाड़ी प्रसारों पर, लटकती है मटमैली ऊंची ऊंची लहरें मैदानों पर सभी ओर, लेकिन इस कोहरे से बहुत दूर ऊपर उठ पर्वतीय ऊर्ध्वमुखी नौक पर एक मुक्त और समुत्तुंग उस शिखर पर खड़ा हुआ दिखता है एक दो पिता भव्य निशंग ध्यानमग्न ब्रह्म। मैं ही वह विराट पुरुष हूँ, सर्वतंत्र स्वतंत्र सच्चित, मेरे इन अनाकार कंधों पर विराजमान खड़ा है सुनील शून्य। दोनों हम अर्थात मैं व शून्य देख रहे हैं दूर 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 तक फैला हुआ मटमैली जड़ीभूत पर्वत परतों का लहरीला कंबल और छोर ही रहा ढांक कंदरा गुफाओं को, तालों को, वृक्षों के मैदानी दृश्यों के प्रसार को। अकस्मात दोनों हम मैं वह शून्य देखते हैं कि कंबल की कोहरी लहरें हिल रही मुड़ रही। क्या ये सच है? कंबल के भीतर है कोई जो करवट बदलता सा लग रहा आंदोलन? नहीं नहीं, मेरी ही आंखों का भ्रम है। फिर भी उस आर पार देख फैले हुए कोहरे में लहरीला असंयम। हाय हाय, क्या है यह? मेरी ही गहरी सांसों में कौन सा है नया भाव? क्रमशः कोहरे की लहरीली सलवटें मुड़ रही, जुड़ रही, आपस में गुथ रही। क्या है यह क्या मजाक है? ये अरूप अनाम इस कोहरे की लहरों से अनगिनत कई आकृति रूप बन रहे, बनते से दिखते कोहरे, भाप भरे चेहरे, असंख्य व उग्र। अजीब है, अजीब व गरीब है घटना का मोड़ यह। अचानक भीतर के अपने से गिरा हुआ कुछ, खसा कुछ, नसें ढीली पड़ रही, कमजोरी बढ़ रही। सहसा आतंकित हम सब, अभी तक समुन्नत शिखरों पर रहकर सुरक्षित हम थे, जीवन की प्रकाशित कीर्ति के क्रम थे, अहम हुंकृति के ही यम नियम थे। अब क्या हुआ यह? दुष्यः सामने हमारे घनीभूत कोहरे के लखमुख, लख वक्ष, शतलक्ष ये रूप, अरे लगे हैं घोरतर। जी नहीं, वे सिर्फ कोहरा ही नहीं हैं, काले काले पत्थर व काले काले लोहे के लगते हैं वे लोग। हाय हाय, कोहरे की घनीभूत प्रतिमा या भरमाया मेरा मन।
उनके ये स्थूल हाथ मनमाने बलशाली लगते हैं, खतरनाक, जाने पहचाने से लगते हैं मुंहवे। डरता हूँ उनमें से कोई हाय सहसा न चढ़ जाए उत्तुंग शिखर की सर्वोच्च स्थिति पर, पत्थर व लोहे के रंग का यह कोहरा। बढ़ न जाए छा न जाए मेरी इस अद्वितीय सत्ता के शिखरों पर, स्वर्णाभ हमला न कर बैठें खतरनाक कोहरे के जनतंत्री वानर ये नरवे समुदाय, भीड़ डार्क मासेस ये मॉब है, शाम वर्ण मूढ़ों के दिमाग खराब हैं, हलचलें गड़बड़ नीचे थे जब तक, फासलों में खोए हुए कहीं दूर पार थे, कोहरे के घने घने शाम प्रसार थे, अब ये लंगूर हैं। हाय हाय शिखरस्थ मुझको ये छू न जाएं आसमानी शमशीरों बिजलियों, मुझे मेरी इन भुजाओं में बन जाओ ब्रह्म शक्ति, पुच्छल ताराओं टूट पड़ो बरसो, कोहरे के रंग वाले वानरों के चेहरे विकृत असभ्य और भ्रष्ट हैं, प्रहार करो उन पर, कर डालो संहार। अरे अरे नभमुखी नभ चुंबी शिखरों पर हमारे बढ़ते ही जा रहे चढ़ते, हाय हाय अब और घिरा हूँ, सब और घिरा हूँ, सब तरफ अकेला शिखर पर खड़ा हूँ, लखमुख दानव सा लक्ष्य हस्त देव सा, परंतु ये क्या आत्म प्रतीति भी धोखा ही दे रही, स्वयं को ही लगता हूँ बांस के व कागज के पुट्ठे के बने हुए महाकाय रावण सा, हास्यास्पद भयंकर। हाय हाय उग्रतर हो रहा चेहरों का समुदाय, और कि भाग नहीं पाता मैं, हिल नहीं पाता हूँ मैं, मंत्र की रित सा भूमि में गड़ा सा जड़ खड़ा हूँ, अब गिरा तब गिरा इसी पल उस पल। ये मुक्तिबोध की कविता है लकड़ी का रावण। अब इसको अगर प्रारंभ से हम उसके बिंबों प्रतीकों के साथ में उसकी अर्थ छवियों को देखें तो उसके भाव प्रसार को महसूस किया जा सकता है। कविता का प्रारंभ सामाजिक ढांचे की पहचान के साथ होता है और ये नजरिया किसी साम्राज्यवादी शोषक का है। लकड़ी का रावण पूरी कविता में स्वयं बोल रहा है, उसका आत्मकथ्य है, उसका आत्मकथन है, दूसरा कोई चित्रण या संवाद नहीं है। सारा उसका लकड़ी का बना हुआ रावण या रावण जो प्रतीक है साम्राज्यवाद का, वो रियलाइज करता है इस समाज व्यवस्था को, उसके बदलते हुए स्वरूप को, उसके खुद के एहसास को, उसकी खुद की क्रियाओं को और अंत के परिणाम को, जन चेतना के स्वरूप को, उन सब का उसकी अनुभूति कैसी है उसको उजागर करता है उसका अनुभव। प्रारंभिक अंश अनेक अर्थ छवियां लिए हुए हैं। जो त्रिकोण का चित्रण किया गया है प्रारंभ में, वो त्रिकोण 3 डायमेंशनल है, एक त्रिभुज है। उस त्रिभुज के शिखर पर यानी नीचे आधार वो जन चेतना का आधार जनजीवन है, सामान्य नीचे पद तल में रहा हुआ, और उसकी शिखर पर पिरामिड के शिखर पर, त्रिभुज की पिरामिड के शिखर पर वो शासक है। शासक सदैव ऊंचा दिखता है अपने आप को और ऊंचाई से वो नीचे की चीज़ों को दबाए रखता है उस आधार के रूप में। रावण भी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, प्रतीक है। साम्राज्यवादी शोषक भी ऊंचाई पर बैठा हुआ प्रतीक है। और उसने नीचे के सारे लोगों को, जो ज़्यादा संख्या में त्रिकोण, ऊपर एक बिंदु है, एक बिंदु पर शासक एक है सत्ता का स्वामी, और नीचे पूरा जनजीवन है। उस सारे जनजीवन को दबाए हुए खुद केवल कंगूरे की तरह दिखता खुद है, और सब कमाई नीचे वालों की, आधार नीचे वालों का उस जनाधार से पोषित होता है, वो अपना अस्तित्व भी बनाए रखता है। इस ट्रायंगल में वे मुक्तिबोध एक और ज्योग्राफिकल चित्रण करते हैं, पर्वत शिखर, मैदान, पठार, पहाड़ों की स्थितियां। दूसरा राजनीति का चित्रण बताते हैं, राजनीतिक सिस्टम और समाज सिस्टम का भी चित्रण बताते हैं। सत्ता और राजनीति दोनों का घालमेल प्रस्तुत होता है इस पिरामिडीय, सामाजिक पिरामिडीय स्वरूप के माध्यम से। समाज और संस्कृति के ऐसे स्वरूप को चित्रण करते हुए रावण खुद आत्मकथन के रूप में कहता है कि मुझे दिखाई पड़ता, दिखता, आई एम रियलाइजिंग, आई एम
मुझे दिखता है कि ऐसा हो रहा है, जैसे दूर खड़ा वो उस चीज को देख रहा हो कि ये त्रिकोण इस पर्वत शिखर से, इस पहाड़ के शिखर से, ये त्रिकोण पहाड़ की ऊंचाई पर हूं तो नीचे दोनों तरफ फैला हुआ है और नीचे का जनाधार भी मैं देख पा रहा हूं, लेकिन जिसे मैं नीचे देख रहा हूं या मेरे इर्द गिर्द देख रहा हूं वो अनाम, अरूप और अनाकार है। आम जनता का कोई आकार नहीं, स्वरूप नहीं। पहाड़ की चोटी से पहाड़ पहचाना जाता है, ऊंचाई से पहाड़ पहचाना जाता है, उसकी नीचाई, उसकी तलहटी से पहाड़ की पहचान नहीं है, फिर तो पहाड़ खत्म हो गया। तो यहाँ पर वो अनाम है। कौन? जनता। आम जनता अनाम है, उसमें कोई विशेष नाम या किसी व्यक्ति विशेष की अलग व्यक्तित्व नहीं है। राजा का अपना व्यक्तित्व, शोषक का अपना व्यक्तित्व, साम्राज्यवादी का अपना स्वरूप का चित्रण है। एक मिल फैक्ट्री का मालिक में भी उसका मालिक का स्वरूप का चित्रण है, उसके जनता और उनका क्या, वो अरूप है, कोई आकार और स्वरूप नहीं है। राजा का अपना स्वरूप और आकार है, उसका दिव्य भव्य दिव्य पोशाकें, शस्त्र, सिंहासन, मुकुट। आम जनता अस्तित्वहीन सी लगती है, मिट्टी में मिली हुई जैसे, अनाकार, उसका कोई आकृति नहीं, कोई संगठन नहीं है। जनता संगठित हो जाती है तो शासन को चुनौती देती है, लेकिन यहाँ पर जनता तो बिखरी हुई है, रूपाकार नहीं, जैसे मिट्टी का कोई आकार और स्वरूप नहीं है, चित्रण नहीं है उस रूप में। लेकिन दूसरी तरफ वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, चारों तरफ उसका फैलाव है आम जनजीवन के बीच में। और इस चित्रण को मुक्तिबोध